तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हमने देख ली। अब हम देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो ये जितनी भी नदियाँ आप देख रहे हैं इसी प्रकार क्रम से ये अरब सागर में गिर जाती हैं और सभी को हम एक एक करके पढ़ते हैं। और साथ में याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, इसे खंभात की खाड़ी कहते हैं। ऊपर की नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। पर अगर आपको एग्ज़ाम में अरब सागर दिया होगा तो वो भी सही है, क्योंकि ये जो भारत का इस तरह का पूरा जो ये एरिया है, ये सागर, इसी को हम अरब सागर कहते हैं और इसी अरब सागर का पार्ट है खंभात की खाड़ी। तो अगर खंभात की खाड़ी है तो खंभात की खाड़ी को ही टिक करिएगा, अगर अरब सागर है तो अरब सागर टिक कर दीजिएगा, अगर दोनों हैं तो खंभात की खाड़ी को ही टिक करना, क्योंकि ये गिर तो खंभात की खाड़ी में रही हैं पर खंभात की खाड़ी अरब सागर का ही पार्ट है, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लूनी नदी। ऊपर से आप देख रहे हैं ना, यह है लूनी नदी। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये अरावली पहाड़ी, अजमेर की अरावली पहाड़ी से निकलती है जो कि राजस्थान में है। और इसका बहाव क्षेत्र, तो ये ऊपर राजस्थान से निकलती है और गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। याद रखिएगा, ये विलुप्त हो जाती है यानी कि भूमिगत हो जाती है। ये आगे जाकर अरब सागर में नहीं गिरती, नई खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है, यहीं पर भूमिगत हो जाती है। इसीलिए पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? तो ये है लूनी नदी। और मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। तो राजस्थान में ये बहती है, वहाँ से फिर गुजरात में आती है, तो इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अगली नदी साबरमती नदी। तो साबरमती नदी भी अरावली पर्वत से ही निकलती है। तो ये उदयपुर ज़िले से निकलती है। जो लूनी नदी थी ये अजमेर ज़िले से निकल रही थी और साबरमती ये उदयपुर से निकल रही है। और ये भी राजस्थान से ही निकलेगी, जैसे कि अरावली पर्वत श्रृंखला है तो राजस्थान से निकलेगी। और इसका बहाव क्षेत्र भी जिस प्रकार लूनी का बहाव क्षेत्र था कि वो राजस्थान से गुजरात में आ रही थी, पर वहाँ पर कच्छ के रण में वो समा जा रही थी। पर जो साबरमती नदी है, आप तुलना करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा, जो साबरमती नदी है ये राजस्थान से निकलती है, राजस्थान के बाद गुजरात में एंटर करती है और उसके बाद ये जो खंभात की खाड़ी है ना, इसमें गिर जाती है। याद रखना, राजस्थान ऊपर से निकलेगी, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाएगी। तो इसकी विशेषता यानी कि आपको याद क्या रखना है, तो अहमदाबाद और गांधीनगर दो मशहूर शहर गुजरात के, ये साबरमती नदी के ही तट पर हैं। तो याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि अहमदाबाद शहर कहाँ पर है, किस नदी के तट पर, तो साबरमती। और गांधीनगर किस नदी के तट पर है, तो ये भी साबरमती नदी के ही तट पर है, दोनों याद रखिएगा। तो लूनी नदी और साबरमती नदी ये हमने देख ली। उसके बाद देखते हैं माही नदी। तो माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और ये इसका बहाव क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश से ये निकलती है, आगे राजस्थान होते हुए गुजरात की खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखिएगा, खंभात की खाड़ी में माही नदी गिर जाती है। तो कहाँ से निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ये निकलती है। और इससे एक ही प्रश्न बनता है, एग्जाम में एक ही प्रश्न बनेगा, याद रखना, कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। ज़्यादातर 80% एग्जाम में यही प्रश्न आता है माही नदी से कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वह है माही नदी। तो मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था ना, जो ज्योग्राफी की पहली वीडियो, कि कर्क रेखा कौन सी है, कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार इधर से काटेगी, एक बार ऊपर से काटेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना। तो माही नदी के बाद देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम यानी ये कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढाल, जो कि मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से निकलती है। तो मैंने आपको पर्वत वाली वीडियो में बताया था कि जो सतपुड़ा पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, ये आगे जब छत्तीसगढ़ में एंटर करता है तो इसे मैकाल पर्वत कहते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से जो बॉर्डर से लगते हैं और आगे छत्तीसगढ़ में, इसे मैकाल पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और मैकाल पर्वत श्रृंखला की जो ऊंची चोटी है उसे हम अमरकंटक पहाड़ी कहते हैं। तो वही अमरकंटक पहाड़ी कुछ हिस्सा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में। तो ये नदी निकल रही है पश्चिमी ढाल, यानी कि इस तरफ से, तो ये तो मध्य प्रदेश आएगा। अगर इस तरफ से निकलती यानी कि पूर्वी ढाल से, तो क्या होता, छत्तीसगढ़ होता। पर ये निकल रही है पश्चिमी ढाल से, इसीलिए याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश से निकल रही है। और इसका बहाव क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश के बाद ये महाराष्ट्र में जाती है और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में जाती है और गुजरात के बाद ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, याद रखना। और जो मैंने ये नीचे प्रतिशत लिखे ये थोड़ा आगे हो गए, तो ये मध्य प्रदेश में इसका भाग है 87%। यानी कि जो नदी है, अगर पूरी 100% नदी है ना, तो इसका 87% हिस्सा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और महाराष्ट्र में 1.5%,
और गुजरात में 11.5% इसका हिस्सा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका 87% हिस्सा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश की जीवन धारा किसे कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। जीवन धारा या जीवन रेखा दोनों ही। तो मध्य प्रदेश की जीवन धारा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। और यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली क्या होती है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ज्वार नदीमुख, जिसे इंग्लिश में एस्चुअरी कहते हैं, तो यह नदी ज्वार नदीमुख एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भ्रंश घाटी और एस्चुअरी क्या होती है। तो भ्रंश घाटी क्या होती है, एस्चुअरी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो डेल्टा तो मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में विस्तार से बताया था, यहाँ भी छोट में बता देता हूँ। तो डेल्टा क्या होता है? जब नदियाँ ऊपर पर्वतों से, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से निकलती हैं, हिमालय पर्वत से, तो क्या करती हैं? अपने साथ वहाँ की मिट्टी, गाद, अवसाद को बहाते हुए ले आती हैं। तो जब वो तीव्र ढालों से बहती हुई जाती हैं तो तेज़ी से उसे बहा कर लेकर आती हैं। पर जैसे वो समतल ज़मीन पर आती हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो अब जो उनकी मिट्टी को धकेलने की क्षमता है, जो बहा कर ले आ रही हैं, वो स्लो हो जाती है। और जैसे ही वो समुद्र के समीप पहुँचती हैं तो क्या करते हैं? उनकी क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। तो वो क्या करते हैं? उसी मिट्टी को एक जगह जमा कर देती हैं। पर नदियों को बहना है तो वो क्या करेंगी? छोटी छोटी शाखाओं में होकर बहने लगती हैं। तो ये जो त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, इसी को डेल्टा कहते हैं। ये नदियाँ क्या करती हैं? अपने द्वारा मिट्टी लेकर आती हैं और जमा कर देती हैं समुद्र में। तो ज्वार नदीमुख यानी कि एस्चुअरी क्या होती है? तो कुछ नदियाँ होती हैं ये डेल्टा नहीं बनाती, जैसे कि कुछ नदियाँ डेल्टा बना रही हैं। ये नदियाँ क्या होती हैं? सीधा आकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो जहाँ पर ये समुद्र में मिलती हैं ना, कुछ पानी आगे देखिए जा रहा है नदियों में, और फिर ये नदियाँ समुद्र में आ रही हैं, इसी को हम ज्वार नदीमुख कहेंगे। ये डायरेक्ट क्या करती हैं? समुद्र में समाहित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, उसी को ज्वार नदीमुख कहा जाता है। और ये तेज़ी से बहती हुई आती हैं और यहाँ पर भी कुछ खड्डे कर देती हैं और यहाँ पर गिरती रहती हैं, ठीक है ना। इसी को हम कहेंगे ज्वार नदीमुख, ये सारा एरिया जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिल जा रही हैं। तो अब हम भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली क्या होती है ये देखते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, पहले ये एक पहाड़ था, पर अब देख रहे हैं बीच में बट गया। तो क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण पहाड़ का जो बीच का हिस्सा होता है ये अंदर की ओर धंस जाता है। जब ये अंदर की ओर धंस जाएगा तो जाहिर सी बात है ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा और बीच में एक बड़ी सी दरार बन जाएगी। ये बड़ी सी दरार बन जाती है और इसी में से फिर क्या होता है? नदियाँ प्रवाहित होने लगती हैं और झील बन जाती है। इसी को रिफ्ट वैली कहा जाता है। जब पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण क्या हो, किसी पहाड़ का जो बीच का हिस्सा हो वो अंदर की ओर धंस जाए और बड़ी सी दरार बन जाए, तो उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। तो हमने देख लिया कि ज्वार नदीमुख और भ्रंश घाटी क्या होती हैं। तो जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ज्वार नदीमुख यानी कि एस्चुअरी का निर्माण करती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये नर्मदा नदी है, आप देख रहे हैं ना, ऊपर क्या है? विंध्याचल पर्वत और नीचे है सतपुड़ा पर्वत और इसी के बीच में से ये निकलती है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। उसके आगे है कि नर्मदा और सोन ऐसी नदियाँ हैं जो एक ही स्थान अमरकंटक से निकलती हैं और विपरीत दिशा में बहती हैं। इससे पहले मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में बताया था ना कि अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी निकलती है, सोन नदी, जो ऊपर जाकर गंगा नदी से मिल जाती है और वहीं से फिर एक नदी निकल रही है, अब हम देख रहे हैं नर्मदा नदी। तो ये दोनों नदियाँ एक ही जगह से निकल रही हैं, अमरकंटक पहाड़ी से, और विपरीत दिशाओं में बह रही हैं। इसीलिए एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कौन सी दो नदियाँ हैं जो एक ही जगह से निकलती हैं और विपरीत दिशाओं में बहती हैं। ये कौन कौन सी हो गई? नर्मदा और सोन नदी, याद रखिएगा। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी नर्मदा नदी के ही तट पर है। तो जबलपुर शहर जो है ये नर्मदा नदी के तट पर है। तो नर्मदा नदी हमने देख ली। उसके बाद हम देखते हैं ताप्ती नदी। तो जैसे कि आपने देखा है नर्मदा नदी, उसी प्रकार ही है ताप्ती नदी। ये दोनों समानांतर ही बहती हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है पहले वो देखते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से ये निकलती है और उसका बहाव क्षेत्र, तो जहाँ जहाँ से नर्मदा नदी बहती है वहीं वहीं से ताप्ती नदी भी बहती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। उसी प्रकार ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और इसकी विशेषता भी वही सिमिलर ही है। ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये भी ज्वार नदीमुख का ही निर्माण करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, याद रखना। इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो ताप्ती को आप याद रखेंगे कि कोई तपती हुई चीज़ है, बहुत गर्म चीज़ है, और सूरत को पढ़ेंगे सूरज। तो आपको पता है सूरज एक तपता हुआ आग का गोला है, तो इसी से आप रिलेट करके याद रख पाएंगे। ताप्ती को तपती हुई चीज़ और सूरत को सूरज। तो सूरज एक तपता हुआ गोला है आग का,
इसी से आप रिलेट करके याद रख लेना, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, ये लूनी नदी को छोड़कर जो ऊपर की नदियाँ हैं ये खंभात की खाड़ी में गिर रही हैं। खंभात की खाड़ी है तो अरब सागर में, पर स्पेशली ये खंभात की खाड़ी में ही गिर रही हैं। तो इन्हें आप एक ट्रिक से याद भी रख सकते हैं। यह ट्रिक है समानता। समानता, सा से हुआ साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो ये सभी चारों नदियाँ कहाँ गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में। इसे आपको याद रहेगा। तो कुछ छोटी छोटी नदियाँ बची हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मांडवी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से। तो पश्चिमी घाट है ना ये वाला पूरा, तो यहीं से निकलती है मांडवी नदी, पश्चिमी घाट के कर्नाटक में भीमगढ़ स्थान से। और इसका बहाव क्षेत्र तो कर्नाटक से निकलती है और आगे गोवा से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो गोवा की राजधानी है पणजी, ये मांडवी नदी के तट पर है। और इसे प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि जो गोवा की राजधानी पणजी है ये किस नदी के तट पर है? तो याद रखना ये मांडवी नदी के तट पर है। और इसके बाद है एक जुआरी नदी। जुआरी नदी वैसे तो एग्जाम में पूछी नहीं जाती, पर याद रख लेना कि जो जुआरी नदी है ये भी गोवा से ही निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। बस इतना ही याद रखना। और इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको पता है कि जो गोवा है वो कैसीनो यानी कि जुआ घर के लिए फेमस है। वहाँ लोग कैसीनो में जाते हैं जुआ खेलने के लिए, तो उसी से आप याद रख सकते हैं जुआरी नदी। गोवा में है ना बहुत सारे कैसीनो, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, विदेशों से भी लोग आके गोवा में कैसीनो में जाते हैं जुआ घर में। तो इससे आप याद रख पाएंगे कि जो जुआरी नदी है ये गोवा में है। तो लास्ट में ये 4 नदियाँ बची हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो आपको 2-2 करके याद रखना है। जो शरावती और गंगावेली नदी है ये कर्नाटक में है और कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि शरावती नदी कहाँ पर है? तो याद रखना कर्नाटक में है। और गंगावेली ये भी कर्नाटक में है। यहाँ पर जलप्रपात पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जलप्रपात वाला टॉपिक है और बांध वाला टॉपिक है ये मैं अलग वीडियो में कवर कराऊंगा। यहाँ पर हम सिर्फ नदियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद हमने देख लिया कि शरावती और गंगावेली ये कर्नाटक में है। तो लास्ट में बचे 2, पेरियार नदी और भरतपूजा नदी। तो पेरियार नदी हो गई, पेरियार बांध हो गया, जितनी भी पेरियार वाली चीज़ें हैं ये केरल में ही हैं। तो ये भी पेरियार नदी भी कहाँ पर है? केरल में है। उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद है भरतपूजा नदी। तो भरतपूजा नदी तमिलनाडु से निकलती है और केरल होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो तमिलनाडु के कुछ हिस्से से ही है, कुछ ही हिस्सा है इसका। उसके बाद ये पूरा केरल में ही है। तो केरल के बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज हमारा भारत की नदियों का टॉपिक ख़त्म हो गया। उसके बाद हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।